नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि विजन की मंथली मैगजीन जो अप्रैल मंथ की मैगजीन है उसको कवर कर रहे थे। तो हमने अभी तक इन्वायरमेंट का एक पार्ट जो कि कवर कर लिया था। ये आज जो कि आपका इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट का वीडियो होगा, जो इसमें देखो हम कुछ टॉपिक इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट जो करंट के टॉपिक है वो देखेंगे और समझेंगे। तो इसी क्रम में देखो अभी आज का जो सेकेंड पार्ट में जो पहला टॉपिक देखेंगे वो कौन सा आपका समुद्री कचरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में जो कि इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनने काफ़ी आसान है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका साल 2 साल से न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, चलो थोड़ा सा एक पिक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये पिक्चर, तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो जो हमारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वहाँ पे देखोगे ये बड़े बड़े जो कि समुद्र में देखो बहुत सारे कचरे के ढेर इकट्ठा हो गए। यहाँ पे कुछ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना अधिक है। इतना बड़ा जो साइज़ है दिखाई दे रहा है यहाँ पे सैटेलाइट इमेज से, ये इतना बड़ा साइज़ का एक कंट्री भी होता है। तो समझो एक कंट्री का जितना बड़ा साइज़ होता है लगभग, जैसे मान लो छोटे छोटे जो कंट्री आपके हैं तो जैसे मान लो आप भूटान छोटा कंट्री जैसे है, तो ये सब टाइप के जो कंट्री होते हैं उतने बड़े साइज़ में जो कि यहाँ पर कचरा यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो कि इकट्ठा हो रखा है। तो ये समुद्रों में जो कि काफ़ी ज़्यादा ये जो कचरा आपका ये प्लास्टिक कचरा है, ठीक है, प्लास्टिक इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो कि आपका करंट का टॉपिक बना रहा है। तो इसी को हम डिटेल से समझेंगे ताकि जो हमारे मेंस का एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आसानी से हम टैकल कर सकें। तो देखो इसी संबंध में बोला जाएगा कि एक देखो वैश्विक स्तर पर आपका प्रोजेक्ट चल रहा था समुद्री कचरे से निपटान के लिए। तो जिसको बोला, देखो जो कचरा होता है उसको बोलते हैं लीटर, राइट। ये ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आएगा। कचरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीटर। तो इसीलिए देखो जो आपका वैश्विक जो प्रोजेक्ट चला है उसका क्या नाम है, ग्लो लीटर। ग्लो मतलब ग्लोबल, लीटर मतलब कचरा, यानी वैश्विक स्तर जो कचरा समुद्री कचरे से प्रबंधन संबंधी जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपको क्या बोलते हैं, उसको ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इससे आपको अब याद आएगा कि ग्लो लीटर किससे संबंधित है। तो जो आपका ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है आपका जो समुद्री कचरा है उससे उसके निपटान के लिए, उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको करने के लिए। तो देखो जो बताया जाएगा कि समुद्र में जो इतना सारा जो आपका प्लास्टिक फैला हुआ है वह एक तरह से समुद्र प्रदूषण का एक प्रकार है। जो समुद्र में इतने कचरे हैं वो क्या है, एक तरह से आप देखोगे वो समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए वो जो कि समुद्र प्रदूषण का एक प्रकार है। देखो अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया जा रहा है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे देखो प्रति वर्ष हर साल कम से कम 80 लाख टन प्लास्टिक जो कि हमारे महासागरों में छोड़े जाते हैं। मतलब कह लो आप विभिन्न माध्यम से जो कि प्लास्टिक जो कि महासागर में पहुँच जाते हैं, कितने, लगभग हर साल 80 लाख टन जो कि प्लास्टिक कचरा जो कि महासागर में जा रहा है। आप ये कह सकते हो कि देखो जितने भी महासागर में मलबा है ना या कचरा वेस्ट है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, वेस्ट कुछ किसी भी टाइप का जो वेस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, तो वो कुल वेस्ट का केवल 80% तो प्लास्टिक कचरा ही है। जैसे मान लो यहाँ पे विभिन्न तरह के समुद्र में कचरा है, प्लास्टिक का कचरा है, कुछ सॉलिड का कचरा है, कुछ केमिकल कचरा है। तो इन सभी कचरा में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, प्लास्टिक का है। 80% जो कि कचरा जो कि आपका समुद्र में प्रदूषित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्लास्टिक जिम्मेदार है। तो यहाँ पर वही बात की जाए, साथ ही बताया जाए कि आप देखो 80 लाख टन जो प्लास्टिक जो कि हमारे महासागरों में प्रतिवर्ष कम से कम जो कि विभिन्न माध्यम से पहुँच जाती है किसी न किसी रूप में। और देखो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्लास्टिक कचरा कितना हानिकारक है। एक प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसको समुद्री पर्यावरण में घुलने में या फिर उसको ख़त्म होने में, नष्ट होने में 450 वर्षों तक का टाइम लग जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी प्लास्टिक जो कि कचरा इतने लंबे टाइम तक अगर वो रहता है वहाँ पे, तो वहाँ के पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायी है। अब थोड़ा सा ग्लो लीटर प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये आपका प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ग्लो लीटर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है। तो अब देखो ये जो आपका समुद्री कचरा से संबंधित, उसके निपटान से संबंधित है। और इसको देखो आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको IMO, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको FAO कहते हैं। इनके द्वारा जो कि ये आपका ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये कि जो समुद्री परिवहन है या मछली पालन है, इन क्षेत्रों में एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर होने में सहायता की जाए जिसपे प्लास्टिक का अत्यल्प उपयोग हो, यानी प्लास्टिक कचरा जो इतना अधिक फैल रहा है वो कम से कम हो सके। तो इसीलिए जो कि आपका ये ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका हमने उद्देश्य देखा, और साथ ही बोला जाए कि इस परियोजना द्वारा जो विकासशील देश है उनको भी सहायता प्रदान की जाएगी। तो सहायता हो सकता है मनी के रूप में दी जा सके, इक्विपमेंट के वजह के रूप में दी जा सके, टेक्नोलॉजी के रूप में दी जा सके, चाहे जैसे भी मतलब, लेकिन सहायता उनको दी जाएगी। ऐसा इस प्रोजेक्ट का जो कि एक पार्ट ये भी है कि जो हमको जो विकासशील देश हैं उनको भी जो कि सहयोग करना है।
फिर देखो साथ ही बताया जाएगा, ये हमने जो प्लास्टिक कचरा का समुद्री प्रदूषण का एक रूप देखा। साथ ही यहाँ पे बताया जाए कि समुद्री प्रदूषण के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में क्या आ सकता है, जैसे देखो प्रदूषकों में देखो जैसे कि जो कीटनाशक होते हैं वो नदियों से बह के समुद्र में चले जाते हैं, और शाकनाशी, फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट, तेल। देखो जो शिप में कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि शिप से कच्चा ऑयल जा रहा था और शिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर ऑयल में लीकेज आ गया, कुछ हो गया, तो पूरा ऑयल जो कि समुद्र की सतह में फैल गया, जिससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो मरने लगे। तो इस तरह से भी जो कि ऑयल का भी कचरा जो कि समुद्री रासायनिक प्रदूषण के रूप में आएगा। फिर औद्योगिक रसायन है, घरेलू मलमूत्र, ये सब चीज़ें जो कि आपका रासायनिक प्रदूषण के रूप में जो कि समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर और देखो प्रकाश प्रदूषण। अब प्रकाश प्रदूषण देखो एक नया टॉपिक समझ में आता है हम लोग को, क्योंकि हमने कभी इस तरह का कुछ सुना नहीं था कि प्रकाश प्रदूषण भी होता है। तो देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताया जाएगा जब जैसे मान लो दिन का समय में तो ठीक है, लेकिन क्या होता है रात को भी जो शिप वगैरह होती है वो जाती आती रहती है, और शिप पे देखो बड़े बड़े जो कि लाइट वगैरह लगे रहते हैं आगे की रास्ता देखने के लिए। तो देखो जो वहाँ के जीव जंतु हैं पानी के अंदर है, वो दिन कुछ देखो जीव ऐसे होंगे जो दिन में अपना शिकार वगैरह भोजन करते हैं, कुछ होंगे जो रात में करते होंगे और जो कि दिन में आराम करते होंगे। तो लेकिन जब समुद्र की सतह पर जो ऐसे लाइटिंग आएंगी, आर्टिफिशियल जो लाइट है शिप वगैरह के, या फिर प्रकाश स्तंभ बड़े बड़े उसके जो लाइट है, वो जब समुद्र की सतह पर लाइट देंगी तो ये जो नीचे जीव जंतु वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि ये लाइट तो दिन में आती थी, अभी इस टाइम आ रही है, तो उनका जो एक तरह से रहन सहन है वो सब पूरा डिस्टर्ब होगा, और उनका जो एक तरह से कह लो वातावरण है वो प्रभावित होगा। तो इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, प्रकाश प्रदूषण। तीसरा देखो एक और समुद्री प्रदूषण का क्या कारण है, ध्वनि प्रदूषण के रूप में भी समुद्र में प्रदूषण होता है। जैसे देखो जो जलयान होते हैं वो काफ़ी आवाज़ करते हैं, सोनार उपकरण जो लगाया तो वो भी काफ़ी जो कि शोर वगैरह करता है, और इसी तरह जो कि समुद्र में तेल का निष्कर्षण जब होता है तो उसमें भी काफ़ी शोर शराबा होता है। तो इससे भी देखो निरंतर ध्वनि निकलती रहती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण समुद्रों में होता रहता है। तो ये हमने कुछ देखो समुद्र में प्रदूषण के अन्य प्रकार भी देख लिए। और साथ ही देखो अब बोला जाए कि जो समुद्र में कचरे फैल रहे हैं उनके क्या कारण है, हमको यहाँ पे कारण समझना है। देखो मेन अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको कारण, सोल्यूशन और जो इसमें प्रयास किए गए वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बताया जाए कि समुद्र में जो कचरा फैला हुआ है उसके कुछ कारण है जिसको हम आराम से समझते हैं। यहाँ पे देखो समझते क्या कहा जा रहा है कि स्थल आधारित प्रदूषण, यानी जो जमीन से जो समुद्र में कचरे जा रहे हैं वो पूरे समुद्री कचरा का कितना लगभग 80% भाग है। तो देखो कौन कौन से रूप में समुद्र से कचरे जा रहे हैं। देखो जैसे जो प्लास्टिक जा रहा है उसका देखो मुख्य स्रोत क्या है, प्लास्टिक देखो स्थल पर ही यूज होकर जो कि समुद्र में जा रहा है। तो देखो जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे प्लास्टिक का या फिर कॉस्मेटिक आइटम का काफ़ी यूज होता है, तो वो भी जो कि नदी नालों के थ्रू जो कि बहते बहते समुद्र तक पहुँच जाते हैं। फिर देखो अत्यधिक मात्रा में जो सीवर से होने वाला विसर्जन है, सीवर का जो गंदा पानी था वो भी विसर्जित होता है। फिर तटों का जो पर्यटन है, यानी तटों जो पर्यटन वहाँ पर भी देखो प्लास्टिक बोतलें वगैरह फेंकी होती है, सब यही समुद्र में आपका डंप कर दिया जाता है। और साथ ही कुछ औद्योगिक गतिविधियां जिसके कारण जो केमिकल वगैरह है वो भी जो कि प्लास्टिक वगैरह जो भी है उद्योगों से निकले हुए वो सब जो कि समुद्रों में डंप कर दिए जाते हैं। तो इस आधार पे देखोगे जो आपका प्लास्टिक कचरा है इस तरह से जो कि समुद्रों में जा रहा है। फिर साथ ही देखो बोला जा रहा है यहाँ पे उपभोक्तावादी और शहरीकरण, यानी लोग अधिक से अधिक चीज़ों का उपभोग करें, और आज देखो मैक्सिमम चीज़ जो कि प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रही हैं। शहरीकरण जो अगर बढ़ रहा है तो उससे उपभोक्तावादी जो कल्चर है वो बढ़ रहा है, तो इससे जो आपका प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक हो रहा है तो उसको भी डंप किया जा रहा है आपका कहाँ पे, समुद्रों में ही जाके बड़े बड़े कंटेनर के साथ जो कि डंप किया जाता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब जो कि कुछ कारण है जो समुद्रों में जो कि कचरा फैला रहे हैं। फिर देखो IUCN अपनी एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग प्रत्येक वर्ष देखोगे जो प्लास्टिक का उत्पादन होता है वो कितना होता है, 30 करोड़ टन से अधिक जो कि प्लास्टिक का उत्पादन होता है। और जबकि प्रतिवर्ष जो समुद्र में प्लास्टिक कचरा मिलता है हमको कितना मिलता है, 80 लाख टन मिलता है। मतलब जो 30 करोड़ टन उत्पादन होता है, लेकिन कचरा के रूप में जो समुद्र में जाता है हर साल वो 80 लाख टन जो कि समुद्र में चला जाता है। तो ये कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें समझिए ये देखो 30 करोड़ टन जो है वो क्या है, उत्पादन हो रहा है, मतलब इतना उत्पादन हो रहा है। फिर इसमें से 80 लाख टन जो कि समुद्र में कचरा के रूप में चला जा रहा है हर साल। तो ये ऐसा कुछ बताया जाए कि जब देखो इतनी अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक उत्पादन होगा तो ऑब्वियस वो कचरा के रूप में आएगा, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही देखो प्लास्टिक कचरे का एक और रूप है यहाँ पे सूक्ष्म कण। यहाँ पे देखो जैसे बोला जाए कि जो सौर परावैंगनिक विकिरणें हैं या फिर तेज हवाएं या फिर जलधाराएं हैं, इनसे क्या होगा, इन सभी कारकों से क्या होता है, जो प्लास्टिक होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे देखो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जो 5 मिलीमीटर के आकार के एकदम छोटे कण के रूप में होते हैं, मान लो कि जो ऐसे छोटे छोटे कण प्लास्टिक के होते हैं, या फिर नैनो प्लास्टिक होते हैं जो 100 नैनोमीटर से भी
कम आकार के होते हैं। ये तो समझो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, एकदम इससे छोटा, इसका समझो 100वां पॉइंट होगा। तो इतने छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं वो जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन करता है। अब ये कैसे, देखो जब ये छोटे छोटे टुकड़े जो देखो जो वहाँ समुद्र के अंदर जो जीव जंतु है वो उनको जो कि पानी या हवा के जरिए जो कि उनके जो शरीर में ये प्लास्टिक जाएगा तो ये पचेगा नहीं, क्योंकि ये देखो 400 से 500 साल तक ये ऐसे एजिड बना रहता है। तो ये उनके जो कि जीवन को प्रभावित कर रहा है, यानी उनके जीवन के लिए खतरे का ये संकट है आपका जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है। तो ये भी जो कि आपका समुद्री कचरे को फैला रहा है, समुद्र में प्लास्टिक के कचरे को। कुछ और अन्य कारक है यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे देखो समुद्र आधारित स्रोत है, यानी समुद्र पर जो समुद्र के द्वारा जो स्रोत होता है, जैसे बोला जा रहा है कि मछली पकड़ने के उपकरण बहुत से, देखो नेट वगैरह, मछली का जो डंडा वगैरह होता है वो सब जो कि अगर टूट खराब हो जाता है तो वो समुद्र में ही लोग फेंक के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और जहाज आने संबंधी कुछ गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कुछ जहाज आने जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो पोर्ट पे डेवलपमेंट उनका होता रहता है, तो वहाँ से जो कचरा निकलता है वो भी जो कि समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से देखो आप बहुत सारा जो चीज़ें हैं जो समुद्रों में जो कि आपका पोल्यूशन का कारण बन रही है। फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि आगे कि इसमें एक और कारण बताया जा रहा है कि जो आपका कचरा जो मैनेजमेंट करना है, अपशिष्ट का जो ठोस अपशिष्ट है, प्लास्टिक का जो कचरा है उसको प्रबंधन करने के लिए जो कि हमारे पास जो कि वित्तीय संसाधन की कमी है, यानी जो इंडस्ट्री है जहाँ से कचरा उत्पन्न हो रहा है वो उसको प्रॉपर डंप नहीं कर रहे हैं, ठीक से उसका सही विधि से प्रयोग करके जो कि उसको डंप नहीं कर रहे, उसका रिसाइकल रीयूज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो कि जो आपका प्लास्टिक कचरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिर साथ ही देखो बोला जा रहा है कि लोगों के मध्य उनकी कार्रवाई के संभावित परिणामों के बारे में अपर्याप्त समझ, कहने का मतलब कि लोगों में जो कि जागरूकता की कमी है कि इससे जो कि प्लास्टिक कचरा हो सकता है, इससे समुद्रों में कचरा फैल सकता है, इससे जो कि समुद्री जल जीवन या पर्यावरण जो कि प्रभावित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जैसे भी लोग जो कि कचरे को वहीं फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर जो कि डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकते हैं। तो और साथ ही देखो यहाँ पे बोला जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की भी कमी है इस संबंध में, जो कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और जो प्रशासन है वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि इस तरह कचरे जो कि यहाँ पे समुद्रों में ना फेंका जाए। तो इन सब कारकों की वजह से देखो कि समुद्र में जो कचरा है या प्लास्टिक कचरा है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि फैल रहा है। अब देखो ये जो समुद्र में कचरे फैल रहे हैं इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो बोला जाए कि समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव, यहाँ पर देखो 3 पार्ट में बताया जाए। समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव क्या हो सकता है, भोजन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है, और इसकी आर्थिक हानि क्या हो सकती है वो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका। तो चलो बारी बारी से सब कुछ देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि समुद्री पर्यावरण पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है। तो देखो बोला जा रहा है कि जो समुद्र में जीव रहते हैं उनके श्वास अवरोध हो जाता है, यानी वो सांस लेने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, और ये उनके जो श्वास नली में जो कचरा प्लास्टिक कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह से जो समुद्री प्रजाति है उनकी मृत्यु भी हमको देखने को मिलती रहती है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख समुद्री जो पक्षी होते हैं उनकी मृत्यु केवल इस कारण से हो जाती है क्योंकि उनके पाचन नाल में देखोगे प्लास्टिक का कचरा या मलबा जो कि जम जाता है। इस कारण जो कि देखोगे हर साल लगभग 10 लाख जो समुद्री पक्षी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर साथ ही यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो प्लवनशील प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक बॉटल वगैरह या प्लास्टिक चीज़ें जो बहती हुई समुद्र की सतह पर बहती हुई जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो जो प्लवनशील प्लास्टिक है वो आक्रमणकारी समुद्र सजीव और जीवाणु समुद्र से दूर तक फैल जाते हैं। कहने का मतलब मान लो कोई ये प्लास्टिक का बॉटल है, राइट, अब ये पूरा समुद्री एरिया है, यहाँ पे कुछ कंट्री है, यहाँ पे कुछ कंट्री, यहाँ पे कुछ कंट्री है। अब ये जो प्लास्टिक बॉटल हो सकता है इस पर कुछ जम्स वगैरह वायरस वगैरह हो जिस व्यक्ति ने यूज किया उसके थ्रू जो कि यहाँ पे आ गया होगा। अब ये जो जम्स वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्लास्टिक के बॉटल के सतह पे लगे हुए हैं। अब ये धीरे धीरे जो प्लास्टिक बॉटल बहता चला रहा है, और ये जो इसी के साथ जो कि जो जम्स वगैरह हैं आपका वायरस वगैरह वो भी यहाँ इसके साथ जो कि चले आ रहे हैं, और ये जो कि यहाँ से जो कि यहाँ दूसरे देश के तट पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ से ये जो कि किसी और के हाथ में लगा तो वहाँ से ये फैलना शुरू हो जाता है। मतलब एक तरह से कह लो ये रोग वाहक का भी काम कर रहा है, जो जम्स वगैरह उनको भी जो कि कैरी करने का काम कर रहा है। तो इससे देखो जो समुद्री जीव अगर उसको निगल रहे हैं किसी एक स्थान से बॉटल कहीं और जा रहा है, और यहाँ का जो समुद्री जीव उसको अगर निगल रहा है तो उसको भी वो भी इन्फेक्टेड हो जा रहा है और उसकी भी डेथ वगैरह हो जा रही है। तो यही बोला जा रहा है कारण कि जो प्लवनशील प्लास्टिक है ये एक तरह से देखो समुद्र में दूर दूर तक फैल जा रहा है, जिससे जो कि समुद्री जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है, उसमें कमी ला रहा है। फिर देखो बोला जाए कि अत्यधिक पोषक तत्व, देखो जब हम क्या करते हैं खेत वगैरह में अत्यधिक जो फर्टिलाइजर यूरिया का यूज कर लेते हैं तो वो क्या होता है नदियों के थ्रू जो कि उसमें जो खेत का जो यूरिया वगैरह होता है, जो सिंचाई की पानी होता है वो कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, और ये नदी का पानी कहाँ जाता है, आपका समुद्र में जाता है। तो इससे क्या देखो क्या होता है जो उर्वरक वगैरह है, जो फर्टिलाइजर वो नदियों में बहुत ज़्यादा हो गया है और समुद्र में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे क्या होगा यहाँ पर देखो बहुत सारे जो आपका शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है वो हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जो सतह देखोगे एल्गी आ जाएंगे। जो आपको ऐसे समझो यहाँ पे ये मान लो आपका एक वाटर बॉडी है,
ठीक है। अब इसके सतह पे बहुत सारे जब एल्गी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अत्यधिक मात्रा जो कि आपका फर्टिलाइजर उन एल्गी के लिए काफ़ी अच्छा जो कि कंडीशन माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा एल्गी जो कि यहाँ पे पूरे सतह पर जो कि फैल जाएंगे, पूरा सतह को कवर कर लेंगे ऊपर से। अब देखो जब पूरा सतह को एल्गी कवर कर लेंगे तो जो धूप है वो अंदर जा नहीं पाएगी, जो इसके नीचे जो जीव है या पौधे हैं उसके वहाँ तक जो कि धूप जा नहीं पाएगी, और जो समुद्र के पानी में जितना ऑक्सीजन है वो सबका उपयोग, जो इतने सारे जो एल्गी हैं वो सब का सब ऑक्सीजन का उपयोग कौन कर रहा है, ये एल्गी ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सारे ऑक्सीजन का प्रयोग कर ले रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, जो आपका समुद्री जीव हैं उनमें जो कि देखोगे ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, और जो सनलाइट नीचे नहीं आ रही है, सनलाइट नीचे नहीं है तो जो नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो छोटे छोटे पौधे वो जो कि आपको फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कि ऑक्सीजन को भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कई सारे कारण होते हैं जो आपका जो समुद्री जीवन होता है वो प्रभावित होने लगता है अगर अत्यधिक पोषक तत्व जो कि समुद्र में पहुँच जाते हैं तो ये भी आपका जो समुद्री पर्यावरण को एक तरह से नुकसान पहुँचाता है। देखो साथ ही बोला जा रहा है इसके कारण देखोगे कई सारे शैवाल प्रस्फुटन से कई सारे जो एरिया होते हैं, समुद्र होता है या नदी का एरिया होता है, वो क्या होता है उसको मृत क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ और फल फूल नहीं पाएगा, कोई जीव यहाँ पे जीवित नहीं सकता, यहाँ पूरा एरिया जो को एल्गी से कवर हो गया है और यहाँ पे कोई भी जीव नहीं जी पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तो इस तरह से इस एरिया को क्या बोलते हैं, मृत क्षेत्र। तो वही बताया जा रहा है कि कम से कम अभी देखो वर्तमान विश्व में लगभग 500 मृत क्षेत्र हैं, मतलब 500 एरिया ऐसे हैं समुद्रों में या फिर नदियों में जहाँ पे जो कि डेड की स्थिति बन चुकी है, डेथ की स्थिति बन गई, यहाँ पे कोई जीव, किसी भी जीवन के लिए जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये आपका ये भी एक अच्छा डेटा बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जाए कि महासागरीय धाराओं जो ओशियन करंट होता है, तो ओशियन करंट के कारण प्लास्टिक के कचरे कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रित हो सकते हैं, जिनको जो कि गायश कहा जाता है, जैसे कि उत्तरी प्रशांत गायश को महान प्रशांत कूड़ेदान यानी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जा रहा है। जैसे यही बात कहा जा रहा है कि जो ओशियन करंट होता है, मान लो देखो ये ओशियन करंट इधर से इधर चल रहा है, फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का जो कचरा होगा वो इधर आ जा रहा है, फिर ये जो नीचे से भी कचरा भी कुछ यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो कचरा जो कि इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे भी कचरा इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पे इसी को बोला जाए कि ये ग्रेट गार्बेज बन जा रहे हैं, बड़े बड़े जो कि कचरे के ढेर बन जा रहे हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच हमको देखने को भी मिल रहा है, कचरों का मतलब एक तरह से पूरा का पूरा समुद्र में ढेर देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ों के आप देखोगे, ये जो कचरे का ढेर है वो समुद्री पर्यावरण को निश्चित रूप से जो कि प्रभावित करेगा। अब साथ ही देखो यहाँ पे कहा जाए कि भोजन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बोला जाए कि प्लास्टिक जैव आवर्धन और जैव संचयन के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में पहुँच जाते हैं। कहने मतलब जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण है या माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक है, ये जब मछली वगैरह खाती हैं तो फिर इन्हीं मछलियों को पकड़ कर हम खाते हैं, तो ये कचरा जो कि मछली के थ्रू जो कि हम लोग के अंदर आता जाता है और ये जो कि ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करता रहता है। तो इस तरह से जो कचरा है वो जो कि उसका जो कि सस्टेन देखो एक जीव से दूसरे जीव में चला जाता है, और ये लगभग देखोगे पूरे जो फूड चेन होता है वो सबको प्रभावित ये कचरा करने लगता है। फिर साथ ही यहाँ पर देखो कहा जा रहा है जो आर्थिक हानि में बताया जा रहा है, तो इसमें देखो कहा जा रहा है कि जन स्वास्थ्य और अपशिष्ट का निस्तारण करने संबंधी व्यय में वृद्धि होता है। देखो अब जब इससे जैसे कि हमने आप देखा जो आपका जैव आवर्धन है या जैव संचयन है, इसके माध्यम से क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग उस पर पैसा खर्चा शुरू करना, अपना जो बचत है वो उस पर खर्च कर देंगे, यानी उनकी जो आर्थिक लॉस है वो होना शुरू हो गई है। और साथ ही देखो जो अपशिष्ट है यानी जो कचरे होते हैं उनके मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जो कि पैसा खर्च होता है, तो वहाँ पर भी जो कि अगर ऐसे कुछ अपशिष्ट वगैरह आते हैं उनका ठीक से निवारण नहीं होता है तो वो भी जो कि आर्थिक लॉस के रूप में ही देखा जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके कारण जो मत्स्य उद्योग को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखो उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि पकड़ी जाने वाली जो मछली की संख्या में कमी आना तथा मछली पकड़ने वाले जाल और अन्य आवश्यक साधनों का क्षतिग्रस्त होना, इससे तटीय मत्स्य पालन प्रभावित हुआ है। तो जो आपका फिश इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, वो भी प्रभावित हुआ है, तो यानी उससे देखो उत्पादन कम हुआ है, तो इसका जो कि इकोनॉमिक लॉस ही हमको देखने को अल्टीमेट मिलता है। तो ये हमने इसके कुछ इम्पैक्ट देखा जो समुद्री कचरे हैं उसका आपका समुद्री पर्यावरण पर क्या प्रभाव कैसे पड़ रहा है, भोजन और स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ा है और इकोनॉमिक लॉस कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे देखा। अब फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके जो समुद्री कचरा है उसके लिए देखो कुछ वैश्विक पहलें की गई है वैश्विक स्तर पर। जैसे देखो इसके संबंध में सबसे पहला जो पहल स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट इनिशिएटिव, वो आपका क्या था, लंदन अभिसमय या लंदन प्रोटोकॉल। तो लंदन प्रोटोकॉल देखो विश्व का पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि मैराइन पोल्यूशन और डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर से संबंधित था, आपका 1972 में आया था। फिर देखो उसके बाद देखो काफ़ी फेमस जो आपका मार्पोल कन्वेंशन, वो भी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है IMO का,
ये भी जो कि समुद्री कचरे से के प्रबंधन से संबंधित जो कि आपका वैश्विक पहल है। फिर देखो एक है जीपीए यानी द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैराइन इन्वायरमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटी, यानी जो यानी आपको देखो यहाँ कहा जा रहा है कि यह स्थलीय भूभाग आधारित प्रदूषण की समस्या से निपटने वाली एक विशिष्ट अंतर सरकारी व्यवस्था है। यानी जो भूमि से जो समुद्र में कचरा हो रही है उससे निपटने के लिए जो कि आपका जीपीए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ताकि इस तरह के कचरे जो भूमि से जो समुद्र में कचरे जा रहे हैं वो समुद्र में ना जा पाए, उन पर रोक टोक लगे या उनका अच्छे से प्रबंधन वगैरह हो। फिर देखो साथ ही कहा जा रहा है एक आपका समुद्री कचरे पे वैश्विक भागीदारी, जिसको बोला जा रहा है द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लिटर मैंने पहले आपको शुरू में ही बता दिया था वो क्या होता है, उसका मतलब कचरा होता है। तो द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लिटर यानी GPML जो ये आपका है, ये आपका देखो 2012 में बना था। कब बना था? जो आपका Rio+20 समिट, Rio+20 करने मतलब जो अर्थ समिट हुआ था, जिसको रियो समिट कहते हैं 1992 में, जब इसके 20 साल पूरे हुए थे आपका 2012 में, तब जो कि जब इसके 20 साल पूरे हुए थे तो इसी के उपलक्ष्य में जो कि आपका इस तरह का भी एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था कि हम समुद्री कचरे पर भी रोक टोक लगाएंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरह का जो कि यहाँ पे एक Rio+20 में जो कि इसका प्रावधान किया गया था, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लिटर। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं, साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि और इसको कैसे कम किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे जैसे बोला जाए कि सहयोग और समन्वय हो, यानी जो विभिन्न देश है वो आपस में सहयोग करे, कोऑपरेट करे, उनमें जो कि समन्वय दिखे, तब जाके जो कि आपका ये जो समुद्री कचरा है उससे हम जो कि इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। साथ ही बोला जाए देखो जो इसमें जितने भी हितधारक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फिश इंडस्ट्री हो, चाहे फिश वर्कर हो, या जो भी आपके ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, NGO वगैरह है, वो सभी जो कि अपनी पूर्ण दक्षता और संसाधन का सक्रिय उपयोग करके जो कि इस प्रकार के जो पोल्यूशन वगैरह है उस पर जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही बोला जा रहा है कि एजेंडा 2030 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है अगर आप मैराइन पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि देखो आपका जो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 14.1 है वो इसी से डील करता है कि हमको वर्ष 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण से निदान पाना है। तो देखो जब आप ये अपने मेंस के आंसर में SDG का गोल भी लिखते हो ना, तो काफ़ी अच्छा है जो कि एग्जामिनर पर इम्पैक्ट डालता है, जिससे आपका जो नंबर होते हैं, मार्क्स होता है, वो इनरिच या उनमें जो कि कुछ पॉजिटिव मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं। तो आप जरूर ऐसे SDG वाले जो पॉइंट कहीं भी आपको आर्टिकल मिलते हैं तो उनको जरूर नोट करिए कि कौन सा जो SDG किससे संबंधित है। जैसे बोला जाए यहाँ पे कि SDG जो आपका 14.1 है वो ये बोलता है कि 2025 तक हमें समुद्र के सभी प्रकार के कचरे से निदान पाना है। तो यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड मतलब कुछ और वे फॉरवर्ड के रूप में ये 3-4 पॉइंट बताए गए और कुछ वैश्विक पॉइंट बताए गए और कुछ क्या क्या इस पर इम्पैक्ट हुआ है वो सब हमने यहाँ पे डिटेल से देखा। तो ये रहा हमारा समुद्री कचरे पे टॉपिक जो कि पूरा अच्छे से हमने समझा। अब कोई भी क्वेश्चन जो कि आपका समुद्री कचरा पे आएगा आप आराम से इसको टैकल कर लेंगे। चलते अपने देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है इसको हम अभी आराम से समझेंगे। तो पहले देखो ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि जो ब्राज़ील है वो जो कि नगोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने वाला 130वां देश बन गया है, इस वजह से जो कि आपका नगोया प्रोटोकॉल ये जो कि न्यूज़ में था। अब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है इसको देखो, आप यहाँ पे फिगर देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो एक आपका आया था कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993 में, जब आपका रियो या अर्थ समिट जब आपका 1982 में हुआ था, तो उसी के अधीन जो कि आपका ये CBD आया था। अब ऐसे समझो अर्थ समिट हुआ था उसमें जो कि आपका CBD एक कन्वेंशन निकला था कि हम जो कि बायोडाइवर्सिटी को जो कि संरक्षित करने के लिए एक CBD कन्वेंशन आया था। तो अब CBD का ही देखो यहाँ पे 3 पार्ट बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या हम करेंगे CBD के थ्रू, मतलब कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो देखो बोला जा रहा है कि इसमें देखो तीन काम करना है। पहला कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो कि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेंगे, उसका मतलब संरक्षण करेंगे। साथ ही उसका जो कि सस्टेनेबल यूज पे भी हम फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको बस संरक्षित करेंगे उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब हम उसको कंजर्व करेंगे और उसका सस्टेनेबल यूज करेंगे बायोडाइवर्सिटी का। और साथ ही देखो इसी का एक पार्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि हम जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका हम फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे, यानी जो भी उसका जो लाभ होगा उसका जो कि अच्छे से या उचित रूप से जो कि उसको साझा भी करेंगे, जहाँ से ये लाभ जो कि हमको उत्पादन हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझो, मान के चलो अमेरिका का कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंटिस्ट है या पर्यावरणविद है, वो भारत आता है कुछ रिसर्च वगैरह करने। मान लो झारखंड चला गया किसी जंगल में, अब वहाँ पर उसने देखा एक प्लांट है, राइट,
वहाँ पे एक प्लांट है और उसमें कुछ जेनेटिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसका जो कि उपयोग या कह लो किसी मान लो अभी जैसे मान लो कि चलो कोविड-19 का एक एग्जांपल की तरह समझो, कोविड-19 चल रहा है तो इस प्लांट में कुछ ऐसे जो कि क्वालिटी वगैरह है जो कोविड-19 के इलाज में काफ़ी जो कि मददगार है, या फिर से कह लो कि कोविड-19 से ठीक हो जा रहा है। इस तरह की कुछ रिसर्चर ने यहाँ पे पाया। तो अब क्या हुआ, ये तो देखो रिसर्च जो एक साइंटिस्ट ने किया है तो इसका पूरा क्रेडिट उस साइंटिस्ट को जाए, जो कि सही बात है। यहाँ तक तो देखो ठीक है, लेकिन अब बोला क्या जा रहा है कि जो आपका कन्वर्जेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये कह रहा है कि जो आपको इससे लाभ होगा, मतलब जो आप प्लांट इस तरह से खोज की हो, इनोवेशन किया, अब इस पर आप कॉपीराइट वगैरह लोग ही अपना, ठीक है, पेटेंट वगैरह तो इशू करवाओगे, तो जो आपको इससे लाभ होगा वो लाभ का आप कुछ हिस्सा जो कि आप जो यहाँ का जहाँ से आपको ये जो कि प्लांट मिला है यहाँ के एरिया में यहाँ के लोगों के लिए भी जो कि आप शेयर करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी लाभ होगा आपने जो ये इनोवेशन की है, खोज की है, इस लाभ का सारा क्रेडिट आप पूरा ले लो, ऐसा नहीं। आपको जो लाभ होगा कुछ हिस्सा जो कि आपको यहाँ पे भी देना होगा, उसको साझा करना पड़ेगा, यानी शेयर करना पड़ेगा। तो यही है आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, CBD का एक पार्ट है। तो अब देखो यही कहा जा रहा है आपको यहाँ पे, समझो। देखो ये वाला जो टॉपिक आपका प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से ऐसा कुछ इसमें पॉइंट है नहीं, मैंने इसको पूरा पढ़ के देख लिया। तो जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखो जो आपका रहा है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये देखो आपका CBD का ही एक पार्ट है, जिसको देखो CBD का जब एक मीटिंग हुआ था, कॉप मीटिंग हुई थी, तो 2010 में जब नगोया आपका कहाँ है, जापान में है। नगोया एक जगह है जापान में जहाँ पे कॉप की मीटिंग हुई थी CBD की, तो वहीं पे आया था कि हम एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाला जो कि प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे, जिसका नाम रख दिया गया नगोया प्रोटोकॉल। प्रीलिम्स से आपसे बहुत सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है आपका बायोडाइवर्सिटी में। तो ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा, उम्मीद आपको समझ में आएगा। और देखो ये 2010 में अंगीकृत हुआ था, पर ये होता है ना कि कुछ देश, इतने देश रेटिफाई करेंगे तब जाके ये लागू होगा। तो उसी तरह देखो कुछ रखा गया होगा टारगेट, जिसे देखो 50 देश जब तक इसको साइन और रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। तो जब 2014 तक जो कि 50 देशों ने जो है कि इसको रेटिफाई कर दिया, साइन कर दिया, तो 2014 से जो कि ये लागू हो गया आपका कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आपका नगोया प्रोटोकॉल है, वो जो कि लागू हो गया है। अब इसी के संबंध में देखो एक और आपका प्रोटोकॉल है, ये हमने नगोया प्रोटोकॉल समझा। इसी के संबंध में देखो एक और प्रोटोकॉल है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये देखो आपका है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो जीवित संशोधित जीव है, यानी कि जो ऐसा कोई देखो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको LMO बोलते हैं, बस आप ये याद रखना, LMO से संबंधित है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो LMO में क्या होता है कि मान लो कोई जीव है, लिविंग है, जिंदा है, और मॉडिफाई यानी उसके कुछ जेनेटिक, देखो यहाँ पे जीन की बात कर रहा है, उसके जेनेटिक में कुछ चेंजेस कर दिए हमने, ठीक है, कुछ उसका जीन एडिटिंग करके उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, अब वो एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया है। तो अभी इस ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित जो कि संचालन करना, परिवहन करना और उपयोग करना, ये सुनिश्चित करने के लिए जो कि आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल लाया गया था। जो आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका जो कि सुरक्षित संचालन हो, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह अगर उसको भेजा जा रहा है या फिर उसको फिर जो रिसर्च वगैरह चल रहा है वो सुरक्षित हो, वो किसी के लिए खतरा ना हो, और उसका जो परिवहन है एक स्थान से दूसरे स्थान जो उसको स्थानांतरित किया जाए वो भी सुरक्षित हो, और उसका उपयोग जो हो वो अच्छे से सुनिश्चित हो, और उसका जो कि उपयोग जो कि बुरा ना हो, गंदा खराब ना हो, देश के हितकारी में हो, ना कि विनाश में हो। तो इस तरह की चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जो कि आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल लाया गया था। तो यहाँ पर हमने 2 प्रोटोकॉल देखा अच्छे से, जो कि आपका CBD का ही एक तरह से ये भी कल पार्ट है, उसी में हेल्प करता है, बायोडाइवर्सिटी को ही हेल्प करता है। तो एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल हमने देखा, एक नगोया प्रोटोकॉल देखा हमने यहाँ पे। तो दोनों का उद्देश्य समझा, ठीक है। अब देखो जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये जो कि आपका नगोया प्रोटोकॉल से पहले ही आ गया था, ये देखो सन 2000 में ही इसको अपना लिया गया था, और 2003 से ये जो कि लागू है। जबकि आपका यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल है वो 2014 में जो कि एक्टिव हुआ था। तो ये हमने यहाँ पे दोनों प्रोटोकॉल को अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा सा CBD के बारे में समझते हैं, राइट। CBD का क्या काम है, यहाँ पे हमने ये 3 फंक्शन का आधार पे देख लिया था। देखो तो CBD जो आपका प्रीलिम्स के हिसाब से देखो 1993 में जो कि आपका ये प्रभावी हुआ था, जो आपका अर्थ समिट आया था उसी के थ्रू जो कि इसको लाया गया था। अब देखो इसमें देखो 196 सदस्य देशों की भागीदारी के साथ ये लगभग एक कह लो कि सार्वभौमिक अभिसमय या प्रोटोकॉल है। सार्वभौमिक क्योंकि लगभग देखो जितने विश्व में देश हैं लगभग मान लीजिए 210 के आसपास कुछ कंट्री होंगे पूरे विश्व में। तो अगर देखो 196 देश को किसी चीज़ को अगर रेटिफाई करते हैं, उसको मतलब उसमें साइन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब कि वो काफ़ी मतलब एक तरह से यूनिवर्सल टाइप का वो प्रोटोकॉल हो जाता है। फिर देखो इसका जो कॉप होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे इसकी बैठक होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये याद रखना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका मॉन्ट्रियल में है, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका कनाडा में स्थित है। अब देखो
ये एक अपना रिपोर्ट जो कि प्रकाशित करती है CBD, क्या कौन सा उसका नाम है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक जो कि इनका एक प्रकाशन है, जो कि ये जारी करते रहते हैं CBD अपना टाइम पे कि किस तरह से जो कि वैश्विक जो आपका जब बायोडाइवर्सिटी वो किस स्तर पर चल रहा है, उस पर क्या नुकसान आ रहे हैं, उसके संबंध में क्या जो कि इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। अब देखो इंडिया और CBD में क्या संबंध है, इंडिया ने CBD के लिए क्या किया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भारत है उसने जो कि 2002 में जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी अधिनियम एक एक्ट बनाया था, ये इसी CBD को जब साइन किया था, तो इसी CBD को लागू करने के लिए भारत ने जो कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया था। अब देखो 2002 में इन्होंने बना दिया, इंडिया ने, हमने बना दिया। अब इसके कार्यान्वयन को हमने जो कि 3 स्तर पर जो कि इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया इस एक्ट के थ्रू। कौन कौन से 3 स्तर यहाँ पे देखो, एक तो नेशनल लेवल पे एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया, एक प्राधिकरण का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। इसी तरह आपका एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया राज्य स्तर पे। साथ ही देखो आपका जो लोकल बॉडी है यानी पंचायत या नगर पालिका है, उस स्तर पर भी जो कि आपका एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। मतलब 3 स्तर पर जो कि हम जैव संरक्षण, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण संबंधी जो कि काम कर रहे हैं आपका CBD के अंतर्गत। तो ये हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे सब कुछ देखा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो उतना नहीं। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जलवायु सुविधता आकलन रिपोर्ट, जिसको कहा जाए नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको जो कि आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा जारी किया गया है, बताया ऐसा रिपोर्ट निकाला गया है। तो अब देखो ये जो रिपोर्ट ये क्या बताता है, ये मोटा मोटा ये बताता है कि हमारे जो इंडिया कंट्री है इसमें जो विभिन्न राज्य हैं और जो जिले हैं, यानी राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर कौन सा राज्य या जिला जो कि ज़्यादा जो कि वल्नरेबल है, सुवेद है आपका क्लाइमेट चेंजेस से। तो इसके बाद जो कि इसका आकलन ये जो कि रिपोर्ट करता है और बताता है। मोटा मोटा आपने समझ लिया। अब देखो इसका ये वही सब बातें यहाँ पे समझते हैं। इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है, भारत के लिए वर्तमान जलवायु संबंधी दशाओं का राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सुविधता का आकलन करना, साझा प्रणालीगत फ्रेमवर्क का उपयोग करके सुविधता के आकलन करने के लिए राज्यों का क्षमता निर्माण करना, यानी राज्य को बताना कि आपका जो ये राज्य यहाँ पे ज़्यादा जो कि वल्नरेबल है, या फिर आपके राज्य का ये जिला जो है ये ज़्यादा वल्नरेबल है आपका क्लाइमेट चेंज से। तो उनको एक तरह से उनके क्षमता का निर्माण करना, ताकि जब उनको पता हो तभी वो जो कि इसके संबंध में कोई एक्शन ले पाएंगे। साथ ही ये बोला जा रहा है कि ये भी इंश्योर करना कि जो राज्य जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों जो कि मिल के सक्रिय भागीदारी आपस में बनाएं, ताकि जो आपका ये क्लाइमेट चेंज है उससे जो कि निपटा जा सके। अब इसके संबंध में देखो भारत में क्या किया गया है। भारत में जो कि आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि चलाया गया है, जिसके देखो मुख्य रूप से 2 पार्ट में इसको जो कि इसके कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। पहला कि जो आपका हिमालय जो इकोसिस्टम है, हिमालय का जो इकोसिस्टम है उसको जो कि बनाए रखना, उसका जो कि सतत उपयोग करना, मतलब उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाना। साथ ही जो आपका जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी जो आपका नॉलेज शेयरिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी नॉलेज शेयरिंग है उसको जो कि किया जा सके, ताकि जो कि सभी लोग जो कि जलवायु परिवर्तन जो सभी स्टेट है वो जो कि अच्छे से निपट ले इससे जो आपका क्लाइमेट चेंज है। अब देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा इस तरह का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, आपका रिपोर्ट बनाया गया है, वह देखो 2014 में जो IPCC की रिपोर्ट थी, उसी के जो 5वीं रिपोर्ट थी उसी पर आधारित जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा ये इस तरह का जो कि रिपोर्ट बनाया गया, मतलब उसी पे आधारित ये रिपोर्ट है आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित। फिर देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक आपका है, ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझो जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जिसके तहत देखो बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में कि जो भारत की स्थिति है वो देखो सुधरी है। पहले देखोगे आप वर्ष 2020 में भारत का रैंक जो कि 5वां था, यानी कि भारत जो कि विश्व में 5वां सबसे वल्नरेबल कंट्री था क्लाइमेट चेंज से, लेकिन 2021 में देखोगे तो वो 7वां हो गया है। मतलब कि अब भारत जो कि 5वां सबसे ज़्यादा 5वां प्रभावित देश न होकर 7वां प्रभावित देश हो गया है क्लाइमेट चेंज से। यानी भारत ने जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कि अच्छे काम किए हैं, ये इसका इंडिकेटर कर रहा है। फिर देखो आप साथ ही यहाँ पे देखो जो आपका नेशनल जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो इसके देखो 8 घटक है, मतलब किस तरह से हम जो कि आपका जलवायु परिवर्तन से निपटेंगे वो 8 पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटेंगे। देखो पहले बोला है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, मतलब हमको सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर यूज करना होगा, और राष्ट्रीय सौर मिशन को यूज करना होगा, ताकि जो पेट्रोलियम जैविक ईंधन है उन पर जो कि हमारा जो कि उन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो सके, और जो कि हम पोल्यूशन वाला ईंधन का प्रयोग ना कर पाए। फिर शादी के देखो कहा जाए कि जो बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, यानी कि अधिक से अधिक ऊर्जा दक्षता का प्रयोग करना,
फिर देखो स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है यानी जल का सस्टेनेबल यूज करना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी ग्रीन इंडिया बनाना है हमको, और हिमालयन जो इकोसिस्टम उसको जो कि अच्छे से बनाना है, वहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम करना है। जलवायु परिवर्तन के लिए जो रणनीतिक ज्ञान एंड जो नॉलेज है उसको जो कि शेयर करके नॉलेज इनहेंस करना है हमारा जो कि नेशनल एक्शन प्लान में। तो ये सब कुछ आपके 8 कंपोनेंट हैं यहाँ पे जो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, उसी के घटक है। इसी के द्वारा जो कि हम अपने देश के जो क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबिलिटी है उसको कम कर पाएंगे इन्हीं 8 चीज़ों को प्राप्त करके। तो अब देखो जो आपका ये यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो आईपीसीसी है ये कैसे बना है, ये आपका डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के द्वारा मिलकर जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो कि आईपीसीसी का गठन किया गया है। और ये कब गठित किया गया था, आपका 1988 में। तो ये आपका प्रीटी के हिसाब से, प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो बताया जाएगा कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी हमको देखने को मिल सकता है आपका क्लाइमेट चेंज से। तो बोला जाएगा जो सामाजिक, आर्थिक पर और आजीविका है वो जो कि आपका इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है, जो जैव भौतिकी है वो इम्पैक्ट हो सकता है। जैव भौतिकी कहने का मतलब जो आपका देखोगे इस टाइम प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर वन क्षेत्र की कमी हो रही है, यानी वनों के क्षेत्र में कमी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही देखो जो संस्थाएं यानी अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी जो कि खतरे में आ सकते हैं, और जो स्वास्थ्य वो तो डेफिनेटली जो कि खतरे में आएगा। जैसे देखो आप अगर हीट वेव वगैरह बहुत तेज चल रहे हैं, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ रही है, तो इससे जो आपका हेल्थ है वो जो कि ज़रूर जो कहीं ना कहीं जो कि खतरे में आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ बताया जाएगा कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी हमको देखने के मिलेगी आपका क्लाइमेट चेंज से। अब देखो इस रिपोर्ट में बताया जाएगा, देखो काफ़ी स्टार वाला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में बताया जाएगा जो आपका असम है, बिहार और झारखंड है, इसके देखो 60% से अधिक जिले जो कि क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है। यानी कि यहाँ का जो असम, बिहार और झारखंड का राज्य है ये सबसे ज़्यादा जो कि देखोगे इंडिया में जो कि क्लाइमेट चेंज से प्रभावित राज्य और जिले है। तो अब यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि अब ये जो आपका वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं या डेटा बना रहे हैं, इसका क्या लाभ हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या लाभ होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सक्षम बनाना राज्य को, उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रैंकिंग और पहचान हो पाएगी, मतलब विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी कि आप आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो। आप जैसे मान लो कि देखो यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ का आप देखो ये मैप में देखो, जो ये सारे स्टेट रेड लाइन में मैंने किए अंडर, ये सारे स्टेट देखोगे बहुत ज़्यादा जो कि वल्नरेबल हैं आपके क्लाइमेट चेंज से। ये थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा मतलब इसके अपेक्षा थोड़ा कम है, और ये सबसे कम है जो कि आपको क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छा मैप के थ्रू समझाया जा रहा है, जिससे आपको समझ आएगा। आप समझो जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी आता है, ये लगभग सबसे ज़्यादा जो कि आपका क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि इससे पता चलेगा, जो ये रैंकिंग दी जा रही है या ये रिपोर्ट निकाला जा रहा है, तो विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी कि कौन सा राज्य कितना जो कि वल्नरेबल है। उस आधार पर जो कि राज्य जो कि अपना काम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काम में तेज़ी लाएंगे और काम के प्रति जागरूक होंगे। तो फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है कि आपका जो वित्त पोषण उसकी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जब राज्य को पता चलेगा कि हमारा स्टेट या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वो ये डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, तो जो आपका जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है और आपका एडॉप्टेशन फंड है, इनके थ्रू जो कि उनको जो कि फाइनेंसिंग व्यवस्था मिलेगी, उनको जो कि वित्तीय व्यवस्था मिलेगी, कह लो आप वित्तीय सहायता, हाँ उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वो जो कि अपना क्लाइमेट रिस्क को कम कर पाएंगे। साथ ही देखो जो भारत का जो एनडीसी है यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसको भी पूरा करने में ये जो कि मददगार ये रिपोर्ट साबित होगा। कैसे, देखो यहाँ पर जो आपका एनडीसी है उसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि क्या उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुवेद्य क्षेत्र को विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ हिमालयी, तटीय आदि जैसे क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों में निवेश को प्रोत्साहित कर जलवायु परिवर्तन के प्रति कुशलतापूर्वक अनुकूलन करना है। अर्थात आपका जो एनडीसी का उद्देश्य बताया जाएगा, जो आपका जलवायु परिवर्तन से लड़ने के जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो कि बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है एनडीसी के तहत। अब जो ये एनडीसी देखो भारत ने जो कि आपका पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, वहाँ पे जो कि अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिया था कि हम जो कि खुद से ये काम करेंगे जलवायु परिवर्तन पर रोक के लिए। तो वही बात यहाँ पे एनडीसी में बताई जा रही है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी जो कि यहाँ पे सहायता हमको मिलेगी अगर इस तरह का हम कोई फ्रेमवर्क या रिपोर्ट वगैरह जारी करते हैं। तो अब देखो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इससे देखो ये जो रिपोर्ट है इससे क्या होगा, भारत का जो कि क्षमता निर्माण होगा,
भारत के जो राज्य हैं वो जो कि काफ़ी सक्षम हो जाएंगे इन सब चीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता होगा कि कहाँ पे हमको जो कि हमारी कमजोरी है और कहाँ पे हमको जो कि आगे बढ़ना है। साथ ही देखो हमको इस तरह से डेटा का सृजन होगा, यानी जो हमारा जो डेटा है उसको भी सृजित करना है, डेटा को व्यवस्थित रूप रखना है ताकि पता चले कि कौन सा राज्य ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन सा कम वल्नरेबल है, और कहाँ पर संसाधन कमी ज़्यादा है, कहाँ पर संसाधनों का ज़्यादा मात्रा है, ताकि उनका जो कि मोबिलाइजेशन भी हम लोग कर सके। तो डेटा का सृजन भी हमको करना होगा ताकि जलवायु परिवर्तन से अच्छे से निपटना है। तो और जो हमारे राज्य हैं उनको जो कि और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, उनको और स्ट्रेंथ करना होगा, उनके इंफ्रा को और मजबूत करके। तो इस तरह से हमारा कुछ वे फॉरवर्ड वगैरह भी बताया जा रहा है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।